हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इसके पहले का जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उस टॉपिक में हमने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स देखे थे। आप सभी को ये याद होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जनरली 4 लेवल्स होते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसे हम कहते हैं लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम लेवल्स, या फिर इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ट्रायंगल भी कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स बताता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन के सब यूनिट्स यानी कि डिपार्टमेंट के अनुसार, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें कितने काम करते हैं उसके अनुसार, और उन एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स 6 तरह के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। एक है हमारा ट्रेडिशनल यानी कि हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। जो अभी हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया ये वही है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये दूसरे प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तीसरा है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फोर्थ इज टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द फिफ्थ इज virtual organizational structure for collaborative work, and the last is multi-dimensional or you can say matrix organizational structure, जिसको hybrid structure भी कहा जाता है। देखते हैं वन बाय वन कि ये organizational structures किस तरह से represent किए जाते हैं और ये क्यों बनाए गए हैं। Organizational structure refers to the organizational subunits, subunits यानी कि divisions यानी कि departments, and the way they relate to the overall organization, किस तरह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करते हैं, यानी कि उनके डिपार्टमेंट को एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेट करते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर व्यूड एंड यूज्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके ऊपर इफेक्ट करता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को देखा जाएगा, यानी कि किस तरह से उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा और किस तरह से उसे यूज किया जाएगा। तो 6 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें पहला है हमारा ट्रेडिशनल यानी कि हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो आपने लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा। आपको ये डायग्राम याद होगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स बताए जाते हैं, जिसमें टॉप मैनेजमेंट पर सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है। इसमें मिडिल मैनेजमेंट पर मैनेजर्स काम करते हैं। लोअर मैनेजमेंट पर सुपरवाइजर्स होते हैं जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी कि फंक्शनल लेवल के एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट साइड में 3 एरोज दी गई हैं। उन एरोज में डिसीजन के डायमेंशंस के बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल कॉमन सेंस और समझने जैसी बात है कि जब आप डिसीजन अथॉरिटी की बात करते हैं, आप फर्स्ट एरो पर देखिए। फर्स्ट एरो में बताया गया है डिसीजन अथॉरिटी। जब आप नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक जाते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि डिसीजन अथॉरिटी नीचे के लेवल के एम्प्लॉयज़ की कम होती है और ऊपर के लेवल के एम्प्लॉयज़ की यानी कि सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स की ज़्यादा होती है। सिमिलरली आप सेकेंड एरो पर ध्यान दीजिए, द इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पोरेट गोल्स, यानी कि जो गोल्स सेट किए जाते हैं वो टॉप लेवल पर जो गोल सेट होते हैं उनका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट पर यानी कि इंडस्ट्री पर ज़्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू लोअर लेवल। एंड द थर्ड इज यूनिकनेस ऑफ प्रॉब्लम। टॉप लेवल पर प्रॉब्लम बिल्कुल एकदम सिंपल वर्ड्स में बताई जाती है, लेकिन जैसे ही आप नीचे के लेवल पर आते हैं तो उसे काफ़ी ब्रॉड तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि टॉप लेवल पर प्रॉब्लम ज़्यादा यूनिक होती है, लेकिन लोअर लेवल पर वो काफ़ी ब्रॉड होती है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो हमारी किसी भी जनरल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अ मैनेजरियल पिरामिड, आपको याद होगा इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड भी कहते हैं। अ मैनेजरियल पिरामिड शोज द हायरार्की ऑफ डिसीजन अथॉरिटी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक लेवल डाउन टू द टेक्टिकल लेवल, डाउन टू द सुपरवाइजरी लेवल एंड फंक्शनल लेवल। इट इज हाई एट द टॉप लेवल एंड लो एट द लोअर लेवल। जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट एरो में हम डिसीजन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैनेजरियल पिरामिड यही बताता है कि जैसे आप स्ट्रेटेजिक लेवल से नीचे आते जाएंगे, कैसे नीचे आते जाएंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल से टेक्टिकल लेवल पर, टेक्टिकल लेवल से सुपरवाइजरी लेवल पर, सुपरवाइजरी लेवल से फंक्शनल लेवल पर, तो आपको ये पता चलेगा कि टॉप लेवल पर डिसीजन अथॉरिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर लेवल्स। तो द स्ट्रेटेजिक लेवल इंक्लूड्स सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि आपको पता है कि टॉप लेवल पर ये सभी काम करते हैं, तो उनकी डिसीजन अथॉरिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर लेवल्स। Similarly, there is a high impact on the corporate goals at top level. टॉप लेवल पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं
उनका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट गोल्स पर ज़्यादा पड़ता है, कॉर्पोरेट यानी कि इंडस्ट्री, एंड द इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पोरेट गोल्स इज लो एट लोअर लेवल्स। लोअर लेवल पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट गोल्स पर इतना नहीं पड़ता। मेक इट वेरी क्लियर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेट गोल्स पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। यदि कोई एम्प्लॉय लोअर लेवल पर काम नहीं करेगा तो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरह से नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए और किस तरह से किसी एम्प्लॉय को जो सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है उसको फायर किया जाए। तो हायर और फायर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऑल्सो प्रॉब्लम्स आर मोर यूनिक एंड वन ऑफ अ काइंड एट द टॉप लेवल। जैसा कि आपको मालूम है कि टॉप लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। वन ऑफ अ काइंड का मतलब है कि ऐसी प्रॉब्लम यानी कि ऐसे डिसीजंस बहुत रेयरली कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं, लेकिन जब आप नीचे के लेवल पर आते हैं तो उसे काफ़ी डाइवर्सिफाई किया जाता है। डाइवर्सिफाई यानी कि उसे ब्रॉड करके लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को समझाया जाता है। In most cases, major department heads at the lower level report to president or top level managers. Generally क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, डिपार्टमेंट हेड, लोअर लेवल का डिपार्टमेंट हेड हमेशा प्रेसिडेंट या फिर टॉप लेवल के मैनेजर्स को कांटेक्ट करता है किसी भी बात के लिए। द मेजर डिपार्टमेंट्स आर यूजुअली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। जैसा कि आपको पता है कौन कौन से फंक्शंस के अनुसार हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सो ऑन। इन्हीं को हम कहते हैं यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं को हम बिजनेस फंक्शंस भी कहते हैं, जो टॉपिक हम आगे जाकर देखने वाले हैं। ओके, तो ये फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल यानी कि हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करें। हो सकता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। तो क्या होता है, इतना बड़ा ट्रायंगल रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस तरह से हमें कैटेगरीज में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन के आता है जिसे हम कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करता है कि जब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि जो अभी हमने देखा ट्रायंगल में, उसमें नंबर ऑफ लेयर्स कम हो जाती हैं, तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल होता है, तो हम उसे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि द ट्रेंड इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स, यानी कि लेयर्स इन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। A structure with the reduced number of management layers is called as flat organizational structure. It empowers the employees at lower levels to take decisions and solve problems without the need of taking permission from the middle level managers. जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट पर है ऑर्गेनाइजेशन का ओनर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी कि फंक्शनल लेवल के एम्प्लॉयज शायद ही कभी टॉप मैनेजमेंट के सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स को मिल पाएं। सिमिलरली इट इज नॉट नेसेसरी कि सुपरवाइजरी लेवल पर जो सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं उनको भी टॉप मैनेजमेंट यानी कि सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स को मिलना पड़े। वो डायरेक्टली अपने अपर लेवल के टेक्निकल मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे। तो इससे एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये है कि जब कभी किसी सुपरवाइजर को या फिर फंक्शनल लेवल के किसी एम्प्लॉय को कोई डिसीजन लेना हो तो उसके हाथ में डिसीजन अथॉरिटी नहीं होती। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इससे एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने की अपने खुद की एक पावर मिलती है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो इट एम्पावर्स द एम्प्लॉयज एट द लोअर लेवल्स टू टेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स विदाउट द नीड ऑफ टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द मिडिल लेवल मैनेजर्स। यानी कि मिडिल लेवल मैनेजर्स को रेगुलरली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन अथॉरिटी हर एक एम्प्लॉय के हाथ में जनरली होती है। इस एम्पावरमेंट यानी कि इस डिसीजन अथॉरिटी से एम्प्लॉयज को क्या फायदा होगा, इससे एम्प्लॉयज और उनके मैनेजर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और ज्यादा अथॉरिटी मिलती है ताकि वो डिसीजंस ले सकें, एक्शंस ले सकें और उनको अपने कार्य पर ज्यादा कंट्रोल हो। यानी कि जो भी जॉब्स वो करते हैं उस जॉब पर उनका खुद ज्यादा कंट्रोल होता है। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को जनरली हम दो ही लेवल में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं लाइन पोजीशन और एक को हम कहते हैं स्टाफ पोजीशन। इस डायग्राम में देखिए, लाइन पोजीशन यानी कि जैसे कि आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है या फिर सुपरवाइजर होता है, तो हम सुपरवाइजर्स को लाइन पोजीशंस पर रखते हैं। और दूसरी तरफ स्टाफ पोजीशन यानी कि जैसे किसी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट होगा तो प्रेसिडेंट
और उनके लीगल काउंसिल को, यानी कि जो लीगल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, उनको हम स्टाफ पोजीशन में काउंट करते हैं। सो लाइन पोजीशन के बारे में देखिए, द पोजीशन और द डिपार्टमेंट दैट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मेकिंग, पैकिंग और शिपिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज लाइन पोजीशन। जितने भी एम्प्लॉइज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको हम लाइन पोजीशंस में काउंट करते हैं। एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, जो कि लाइन पोजीशन में काम करता है। आप डायग्राम में देखिए, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, सबके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट या फिर ईच एंड एवरी फंक्शन हैज अ वाइस प्रेसिडेंट और उनके कोई ना कोई सुपरवाइजर जरूर होंगे। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट और सुपरवाइजर्स होंगे, ये लाइन पोजीशंस में काम करते हैं और इनके ऊपर, यानी कि इनके ऊपर के लेवल पर प्रेसिडेंट और लीगल काउंसिल काम करते हैं, जो स्टाफ पोजीशन में आते हैं। सो दीज आर हाई लेवल पोजीशंस विच फॉलो अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड एंड हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेयर टू लाइन पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। दे में असिस्ट अ डिपार्टमेंट और एन एरिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एरिया को असिस्ट यानी कि हेल्प करते हैं, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स कम हो गए हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल यानी कि हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से समझिए, आप अज्यूम कीजिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बेबी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब बेबी प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, आप अज्यूम कीजिए। एक है बेबी फूड प्रोजेक्ट, यानी कि बेबी फूड प्रोजेक्ट हो, जैसे कि सेरेलैक, मिल्क पाउडर, बेबी के फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग आते हैं, आप सभी को पता है। दूसरा है डायपर प्रोजेक्ट, बेबी के लिए डायपर्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली कम्युनिकेशंस एंड स्ट्रोलर प्रोजेक्ट। स्ट्रोलर यानी कि छोटे बच्चों के खिलौने, जैसे कि आपने देखा है छोटे बच्चों की ट्रॉलीज आती है, उनके खिलौने बिल्कुल अलग आते हैं, उनके लिए अलग प्रकार का झूला आता है, उनके टॉयज अलग आते हैं, इन सभी को स्ट्रोलर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यदि आपको कम्युनिकेशंस एंड स्ट्रोलर प्रोजेक्ट याद नहीं रहता तो आप यहाँ पर मेडिसिनल प्रोजेक्ट लिख दीजिए। आपको पता है कि बेबीज की मेडिसिन बिल्कुल अलग आती हैं। तो अब हम अगर बात करें, चाहे बेबी फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हो, चाहे डायपर मैन्युफैक्चर करने हो, चाहे स्ट्रोलर मैन्युफैक्चर करने हो, चाहे मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी हो, हर एक प्रोजेक्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा और सेल्स डिपार्टमेंट होगा। और इन हर एक डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट्स जरूर होंगे और हर एक वाइस प्रेसिडेंट के नीचे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है और उन प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट्स यानी कि फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो इसे हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है तो एम्प्लॉइज को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। या तो किसी मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है जिसमें किसी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, या फिर सर्विस के ऊपर फोकस किया जाता है जहां पर किसी भी कस्टमर को सर्विस देने की बात आती है। Many project firms are temporary। आप सभी को पता है कि कुछ प्रोजेक्ट फर्म्स टेम्पररी होती हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये टेम्पररी है, तो प्रोजेक्ट के मेंबर्स को दूसरी जगह पर रीलोकेट कर दिया जाता है। किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम एम्प्लॉइज को रीलोकेट यानी कि वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एवरी प्रोजेक्ट हैज सम और दी अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, चाहे बेबी फूड प्रोजेक्ट हो, चाहे डायपर प्रोजेक्ट हो, चाहे स्ट्रोलर प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिसिन प्रोजेक्ट हो, सब में फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट जरूर आएगा और उनके वाइस प्रेसिडेंट्स भी जरूर आएंगे। सो एग्जाम्पल, a baby products company might manufacture baby food products, diapers and communication strollers. You can also write about medicines. Okay, so each project will definitely have finance, marketing, प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्टिविटीज। उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप सभी आईटी टेक्नोक्रेट्स हैं, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि आईटी फर्म में जॉब करेंगे, तो आपकी पोजीशन होगी डेवलपर की। डेवलपर के ऊपर एक टीम लीडर होता है, यानी कि एक टीम लीडर मल्टीपल डेवलपर्स को गाइड करता है।
सिमिलरली इन टीम लीडर्स का एक प्रोजेक्ट लीडर होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम बनाकर काम किया जाता है। सो जहां पर टीम की बात आती है वहां पर टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सो द टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन वर्क टीम्स और ग्रुप्स। टीम्स कैन बी स्मॉल और लार्ज। हो सकता है कि टीम के अंदर 3 मेंबर्स काम करते हो सकता है कि टीम के अंदर 10 to 15 मेंबर्स भी काम कर रहे हो। टीम जितनी स्मॉल होती है उतने टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान होता है। ऑल्सो टीम कैन बी आइदर टेम्पररी और परमानेंट। टीम थोड़े समय के लिए भी हो सकती है, लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए भी हो सकती है। टिपिकली ईच टीम हैज अ लीडर विच इज कॉल्ड एज अ टीम लीडर हु रिपोर्ट्स टू द अपर लेवल मैनेजर, यानी कि अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को वो रिपोर्टिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय रिपोर्टिंग अबाउट द टास्क्स बीइंग परफॉर्म्ड। जो भी टास्क दिए जाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम दिया जाता है, टीम लीडर को रेगुलरली अपर लेवल मैनेजर को या फिर अपर लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर को कंटिन्यूअसली अपडेट्स देने पड़ते हैं। तो टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी टीम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर कोलैबोरेटिव वर्क। ध्यान दीजिए, चाहे टीम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, ये सभी रियल स्ट्रक्चर्स हैं। रियल स्ट्रक्चर्स यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज रेगुलरली मिलकर फिजिकली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन एमएनसी हो। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी के डिपार्टमेंट्स या फिर ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में हो सकती हैं। अलग अलग कंट्रीज में होने की वजह से हो सकता है कि एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पर कुछ कॉन्टैक्ट करने पड़ते हों, उनको मिलकर आपस में कुछ डिस्कशन करना पड़ता हो सकता है कि वो लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो उनका फिजिकल मिलना जनरली पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केसेस में ऊपर के 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इस तरह से बनाई जाती है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, मैनेजर्स या फिर प्रेसिडेंट्स कभी भी फिजिकली एक दूसरे के साथ ना मिले, लेकिन वर्चुअली रेगुलरली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहें। जनरली आईटी इंडस्ट्री में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कनाडा या किसी भी कंट्री की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो एशिया के किसी स्पेसिफिक कंट्रीज में से किसी कंट्री में से किसी एम्प्लॉय को हायर करके और उनसे रेगुलर बेसिस पर आउटसोर्सिंग करवा के अपना काम करवाए। सो अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कंप्लीट बिजनेस यूनिट्स इन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एरियाज। जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एरियाज यानी कि पूरे अर्थ पर जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, डिस्पर्स्ड यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पर रहते हैं, ऐसे केसेस में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट अलाउस फॉर द कोलैबोरेटिव वर्क। कोलैबोरेटिव यानी कि मिलकर के काम करना, इन विच मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज अराउंड द वर्ल्ड in different countries and different time zones share their idea and knowledge at one place। इसमें मैनेजर्स और एम्प्लॉयज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग टाइम जोन्स में रहते हुए भी अपने आइडिया और नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये किस तरह से होता है ये आप सभी समझ सकते हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द पीपल में नेवर मीट फेस टू फेस इन द सेम रूम। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ फेस टू फेस एक दूसरे से मिलते हों। That is why it is called as virtual। Example, a group of people working on any aspect, जैसे कि a part of a situation या फिर a part of any problem या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब वो मिल करके काम करते हैं, such as supplying the raw materials, managing the productivity of goods and services and delivering the goods and services to the marketplace, या ऐसा कोई भी काम करना हो तो इसमें इन एम्प्लॉयज को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काम लगता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टेकन इन हैंड। जितना प्रोजेक्ट का साइज होता है उस हिसाब से वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एंड द लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मल्टी डायमेंशनल यानी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऊपर हमने जितने भी 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं उनमें से किसी भी 2 या 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को यदि आप मिक्स कर देते हैं, यानी कि उनके कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन करके आता है उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हम मैट्रिक्स की मदद से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल। दिस स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट several above structures at one time, so it can also be called as a hybrid structure। This structure forms a matrix grid। ये स्ट्रक्चर एक मैट्रिक्स ग्रिड बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए
किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल फंक्शनल एरियाज भी हो सकते हैं और उसी के साथ साथ मेजर प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, तो हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दे नीड टू फॉर्म द प्रोजेक्ट ग्रुप्स फॉर द फंक्शनल एरियाज। जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारे फंक्शनल एरियाज हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम अज्यूम करें कि किसी कॉलेज, किसी ट्रेड या फिर किसी हाई स्कूल के लिए अगर हमें पब्लिशिंग एक्टिविटी का काम करना है, फॉर एग्जांपल बुक्स प्रिंट करनी है, मैगजीन्स प्रिंट करनी है, एग्जाम में जो सप्लीमेंट्रीज इस्तेमाल की जाती हैं उन सबको प्रिंट करना है, तो उनके लिए हमें मार्केटिंग ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, उनके लिए हमें प्रोडक्शन ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, सिमिलरली उनके लिए हमें फाइनेंस ग्रुप भी फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये 3 ट्रेडिशनल फंक्शंस, यानी कि इनके अलावा जो बाकी के फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, लीगल काउंसिल, अकाउंटिंग, ये सभी फंक्शंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं और इनके ग्रुप्स बना के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है। तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल यानी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो देयर आर इन टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो आपको याद रखने हैं: ट्रेडिशनल, फ्लैट, प्रोजेक्ट, टीम, वर्चुअल एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल या फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।